हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर इज, यानी कि हम जो कम्यूटेटर यूज करते हैं डीसी जनरेटर में उसका पर्पस क्या है। तो देखो, कम्यूटेटर अगर हम देखें तो कम्यूटेटर हमारा ये वाला पार्ट है, ये स्लॉट से राउंड शेप में कटे दिख रहे हैं ना, ये क्या है, कम्यूटेटर हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। जितने आर्मेचर कंडक्टर होंगे उतने ही यहाँ पे हमें देखने को कम्यूटेटर की संख्या मिल जाती है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कम्यूटेटर है इसका पर्पज क्या है डीसी जनरेटर में, इसको देने का क्या पर्पज है इसका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो की पॉइंट हमारा यहाँ पे ये जनरेटर के बारे में पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, ये एसी को डीसी में चेंज करेगा, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। क्योंकि जनरेटर में जो इनपुट होता है जनरेटर के केस में वो कितना होता है, वो मैकेनिकल होता है। और अगर आउटपुट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल होता है। तो मैकेनिकली इसको घुमाया जा रहा है और आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल में डीसी आउटपुट चाहिए हमको, है ना। तो आर्मेचर में हमेशा एसी करंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आर्मेचर में हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन जब उस करंट को हम आउटपुट पे लेंगे, चूंकि डीसी जनरेटर है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज, यानी कि जो कम्यूटेटर है ये दोनों तरीके से काम करता है। कम्यूटेटर दोनों तरीके से काम करता है। यदि जनरेटर हुआ तो जनरेटर में रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में ले जाएगा, है ना। यदि यही कम्यूटेटर अगर मोटर के केस में है तो ये इन्वर्टर की तरह काम करने लगेगा, यानी कि ये डीसी को एसी में ले जाएगा। यानी कि फाइनली जो आर्मेचर सर्किट है, आर्मेचर सर्किट में हमेशा एसी करंट फ्लो करती है। इस पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द इंटरपोल फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड, यानी कि जो इंटरपोल जो फील्ड कॉइल होती है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मेन पोल होता है, लेकिन मेन पोल के साथ में हम क्या करते हैं, इंटरपोल भी कनेक्ट करके यहाँ पे ऐसे रखते हैं। पतले जो पोल होते हैं ना उनको अपन इंटरपोल कहते हैं। तो पतले पोल हम यहाँ पे लगा के रखते हैं, तो इन्हीं पोलों की बात करी गई है। तो जो इंटरपोल फील्ड कॉइल होती है डीसी जनरेटर की, वो कनेक्ट किसके साथ होती है, तो हमेशा ये सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, है ना। जो इंटरपोल वाइंडिंग होगी उसकी जो फील्ड कॉइल्स है उसको हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, तो ये वर्क करता है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, है ना। डीसी जनरेटर में बेसिकली होता क्या है, डीसी सप्लाई हम फिक्स कर देते हैं, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है उसमें डीसी सप्लाई दे देते हैं, और मैकेनिकली हम इसकी शाफ्ट को मूव करवाते हैं मैकेनिकली। और इसके जो रोटर है उससे शाफ्ट कनेक्ट होती है, और जो आउटर पोल हमें देखने को मिलते हैं, और जो आउटर पोल पे जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फील्ड वाइंडिंग हम यहाँ पे करते हैं, इस फील्ड वाइंडिंग को डी सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे ये एन एस पोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एन पोल एस पोल में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। और शाफ्ट को जब हम रोटेट करते हैं तो इसमें आर्मेचर में कॉइल्स रखी जाती हैं, और इन कॉइल से फ्लक्स लिंक करता है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इसी ईएमएफ को हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर की सहायता से जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है इसको हम डीसी ईएमएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, फाइनली डीसी आउटपुट हमें मिल जाता है। तो डीसी जनरेटर हमेशा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। हमसे पूछा गया है, यदि वेरिएबल लॉस किसी भी जनरेटर में बराबर हो जाते हैं फिक्स लॉस के, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इफिशियंसी के लिए सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में क्या होता है भैया, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में फिक्स लॉस और वेरिएबल लॉस आपस में इक्वल होते हैं, वेरिएबल लॉस दोनों आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जाना जाता है एज ए आउटर फ्रेम फ्रेम एंड डीसी मशीन, यानी कि डीसी मशीन के केस में आउटर फ्रेम हम किसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योक। जो योक होता है जिसको हम आउटर फ्रेम की तरह हम देखते हैं, ये क्या है, आउटर फ्रेम है, योक की बात करें। और ये फ्लक्स को कंप्लीट पाथ प्रोवाइड भी करवाता है, यानी कि इसमें 5/2 फ्लक्स दोनों साइड से फ्लो होता है, और एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाता है, कंप्लीट पाथ फ्लक्स को प्रोवाइड करवाता है।
और इसी योक के साथ जो हमारे पोल होते हैं वो इसी में इनबिल्ट होते हैं, स्टैक्ड करके उसको बनाया जाता है और पोल इसमें इनबिल्ट होते हैं और पोलों पे हम पोल फील्ड लगाते हैं, है ना। मेन फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो पोल पर करी जाती है, मेन पोल पर हम करते हैं, जो कि योक से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और इनको कनेक्ट करने के लिए किसको, योक से पोल कनेक्ट करने के लिए काउंटर संक स्क्रू का यूज करते हैं। कौन सा स्क्रू, काउंटर संक। काउंटर संक स्क्रू is used to connect pole to yoke। मतलब योक में पोल को कनेक्ट करने के लिए हम काउंटर संक स्क्रू का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो स्प्लिट रिंग होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। देखो, चाहे स्लिप रिंग बोल लो, है ना, चाहे स्प्लिट रिंग बोल लो, है ना, और चाहे हम इसको बोल सकते हैं कम्यूटेटर रिंग, है ना, कम्यूटेटर। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं और सभी की सभी कॉपर से बनी हुई होती हैं। तो कॉपर से बनी हुई होती है स्प्लिट रिंग। अगला क्वेश्चन है, जो रोटेशनल लॉसेज होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या इसमें समाहित होता है? तो रोटेशनल लॉस को मैकेनिकल लॉस भी कहते हैं। रोटेशनल लॉस, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैकेनिकल लॉस भी कहते हैं, मैकेनिकल लॉस भी कहते हैं। और मैकेनिकल लॉस क्या होता है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, इसी को हम मैकेनिकल लॉस कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कौन सी ऐसी विद्युत मशीन है जिसका यूज हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करने वाली इलेक्ट्रिक मशीन है उसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सीरीज फील्ड टर्न एडजस्टेबल है, इन दैट केस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज यदि इक्वल हो जाता है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज की, है ना, तो इस केस में जनरेटर को हम क्या कहेंगे? यानी कि जो नो लोड वोल्टेज है, नो लोड वोल्टेज है वो इक्वल टू हो गया है फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज की, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज की, टर्मिनल वोल्टेज की। तो इसको हम क्या कहेंगे? द जनरेटर इज नोन एज, इसको हम लेबल कंपाउंड कहते हैं। लेबल कंपाउंड, इसमें क्या होता है बेसिकली, नो लोड टू फुल लोड जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सेम ही हमें देखने को मिलता है। यानी कि लोड बढ़ाने या घटाने पर या मैक्सिमम लोड ले जाने पर या नो लोड करने पर सभी केस में जो वोल्टेज है टर्मिनल पे वो कांस्टेंट ही रहता है ना। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, तो समझेंगे। तो जनरेटेड ईएमएफ या फिर इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो मोटर के केस में ये बैक ईएमएफ होता है, मोटर के केस में, जनरेटर के केस में ये जनरेटेड ईएमएफ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 5ZNP/60 A। यहाँ पे 5 फ्लक्स हो गया, Z नंबर ऑफ कंडक्टर हो गया, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो गया, N इसके जो आरपीएम है जिसपे हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, और ये नंबर ऑफ पोल हो गए, और ये हमारा 60 कांस्टेंट है, और ए यानी कि पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो अब हम देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पूछा गया है, तो जनरेटेड ईएमएफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि पैरेलल पाथ के ही इनवर्सली रिलेशन में हमें देखने को मिल रहा है। तो जनरेटेड ईएमएफ हमेशा पैरेलल पाथ के नंबर्स के इनवर्स रिलेशन में देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो डिफाइन करता है स्ट्रे लॉस को किसी भी डीसी जनरेटर के लिए? तो स्ट्रे लॉस की यदि हम बात करें, स्ट्रे लॉस दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल लॉस प्लस कोर लॉस या आयरन लॉस। देखो मैकेनिकल लॉस, एक तो ये हो गया, एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। इसको हम मैकेनिकल लॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रोटेशनल लॉसेस भी हम इसको बोल सकते हैं। रोटेशनल लॉस प्लस कोर लॉस की जगह हम यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हैं आयरन लॉस,
ना, इस तरीके से हमें कहीं कहीं पे लिखा मिल सकता है, तो दोनों चीज एक ही है। हिस्ट्री लॉस बेसिकली वो लॉस होता है जिसका हम कभी पता नहीं कर पाते हैं, मतलब कैलकुलेट एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाता है ना। तो इसका सब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज मैकेनिकल लॉस और प्लस कोर लॉस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द जनरेटर मे लॉस इट्स रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म ड्यू टू, है ना। जनरेटर में क्या होता है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, लेकिन ये मैग्नेटिज्म है, जो अवशिष्ट चुंबकत्व है, ये कब लॉस किया जा सकता है, यानी कब ये लॉस हो सकता है। तो इट बीइंग केप्ट आइडल ऑफ अ लॉन्ग टाइम, मतलब ज्यादा लंबे समय तक रखने पर भी इस पर असर पड़ सकता है। ये हैवी शॉर्ट सर्किट, एक बहुत ज्यादा हैवी शॉर्ट सर्किट हो जाए तब ये हो सकता है। हैवी ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग करने पे हो सकता है, या इट बीइंग सब्जेक्टेड टू मच हीट। तो इसके लिए ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देखो बेसिकली क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एक्स्ट्रा हीट से, वाइब्रेशन से, हैं, या फिर इसको ओवर एक्साइटेड कंडीशन में रन करने से, ओवर एक्साइटेशन कंडीशन की वजह से जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है ये खत्म हो जाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन ई इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है पैरेलल ऑपरेशन के लिए किसी भी डीसी जनरेटर के लिए। तो देखो सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ये तो बिल्कुल होना चाहिए, तो ये तो कंडीशन है, और सेम वोल्टेज रेटिंग ठीक है, ये भी डिजायरेबल है हमारे लिए, लेकिन टेम्परेचर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में गलत ही हमें टिक करना था। तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सेम परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन के लिए, बाकी ऑप्शन सी जो है वो एक कंडीशन नहीं है डीसी जनरेटर के लिए। ठीक है, डीसी जनरेटर जो यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग के लिए, ये कैसा होता है, तो ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला होता है। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हम इसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम यूज करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जनरेटर इसका हम यूज करते हैं। देखो बेसिकली ये क्या करता है, ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करता है। अब ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, जैसे कि इनिशियली क्या करता है ये, इस कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये इनिशियली जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज है बहुत हाई होता है, लेकिन जैसे ही हम वेल्डिंग करने की तरफ जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू घट जाएगी, और करंट हमें पिक्चर में देखने को मिल जाता है, करंट इंक्रीज कर जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है फिर, है ना। और इसी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इसको यूज कर पाए। जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिलती है, यहाँ पे वी हो गया, यहाँ पे आई हो गया, है ना। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वोल्टेज हमारा रिड्यूस करता चला जाएगा। तो यही कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम इसको यूज कर पा रहे हैं एज अ आर्क वेल्डिंग जनरेटर की तरह, है ना। तो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी डीसी जनरेटर के लिए जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किन किन के बीच में रिलेशन को शो करती है। तो देखो डीसी जनरेटर कुछ इस तरीके से है, मान लेते हैं शंट जनरेटर है ना। ये यहाँ पे हमने कुछ लोड लगा रखा है, यहाँ पे लोड लगा रखा है। तो देखो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हम किसको कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं हम जो टर्मिनल पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा, है ना, टर्मिनल पे हमें वोल्टेज देखने को मिलेगा और लोड करंट रहेगा, उसी को हम कहते हैं। और जो लोड करंट हम IL यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है भाई। तो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं किसी भी डीसी जनरेटर के लिए या डीसी जनरेटर के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन of the part of the DC generator is used to spread out the flux in the air gap uniformly। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर का भाग है जो फ्लक्स को स्प्रेड करता है, यानी कि फैलाता है एयर गैप के अक्रॉस यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से, यानी कि समान रूप से। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, पूल शो का, है ना। देखो एक अपना मेन पोल होता है और उसके आगे हम यूज करते हैं किसका, पोल शो का यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता है ये, है ना। तो ये बेसिकली जो मेन पोल होता है ये वाइंडिंग को सपोर्ट करता है, मेन फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन जो पोल शू होता है ना, ये जूता टाइप का है, शू टाइप का है, ये एरिया बेसिकली बनाया ही इसलिए जाता है ताकि ये मैक्सिमम पेरीफेरी को, जो रोटर का पेरीफेरी है, आर्मेचर का पेरीफेरी है, उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करे, जिससे कि जो एयर गैप है, एयर गैप कम से कम हो।
एयर गैप के बारे में बताऊंगा मैं कि एयर गैप ज़्यादा होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। ज़्यादा होने से किस तरीके से मोटर करंट ज़्यादा खींचती है, और फिर केबल का साइज भी बढ़ाना पड़ता है। तो एयर गैप हमारी कोशिश यही होगी कम से कम रखें हम, है ना। जितना कम एयर गैप होगा उतनी मैग्नेटाइजिंग करंट हमें कम देनी पड़ेगी, या उतना जो करंट है वो कम कम जाएगी उसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी आइडियल डीसी जनरेटर में इसमें से वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, आइडियल केस में डीसी जनरेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या हमारा सही है ना। तो इसके लिए जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारा सही है। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है भैया, नो लोड वोल्टेज जनरेटर है चूंकि, माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। तो हम चाहते हैं कि जो नो लोड वोल्टेज है और जो फुल लोड वोल्टेज है, जैसे मान लो नो लोड वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो डिजायरेबल ये है कि फुल लोड वोल्टेज भी 100 ही हो, है ना। तो फिर ऊपर का जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, अपॉन 100 करेंगे तो फाइनली जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो ही आएगा। हम नहीं चाहते कि नो लोड से फुल लोड में जो वोल्टेज है वो चेंज हो, है ना, 100 से घटे। क्योंकि अगर वोल्टेज अगर घट रहा है तो फिर वो एज अ लॉसेस की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें जो है टर्मिनल पे वोल्टेज देखने को मिले। तो इसके लिए आइडियल डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है, हमेशा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो जीरो होगा। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है या इक्विपमेंट है जो कि कलेक्ट करता है कम्यूटेटर से करंट को। जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर को हिंदी में दिक् परिवर्तक कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं, दिक् परिवर्तक। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो करंट कलेक्ट करता है दिक् परिवर्तक से, यानी कम्यूटेटर से। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश का जो रेजिस्टेंस है काफी अच्छा होता है, और इसी रेजिस्टेंस का हम यूज करते हैं स्पार्कलेस कम्यूटेशन के लिए, इसीलिए हम कार्बन ब्रश का यूज कर रहे हैं। कार्बन ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम्यूटेटर से क्या करता है, करंट को कलेक्ट करने का काम करता है, एज अ कलेक्टर वर्क करता है। ये करंट को कलेक्ट करना या फिर करंट को वापस भेजने का काम करता है। जनरेटर के केस में करंट को कलेक्ट करेगा, लेकिन मोटर के केस में करंट को भेज देगा आर्मेचर के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैप बाइंडिंग के केस में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है ना, किसी भी लैप बाइंडिंग के लिए जो समानांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है। लैप बाइंडिंग है चूंकि, तो ए बराबर में पी हो जाएगा। लैप बाइंडिंग के केस में क्या होता है, जो पैरेलल पाथ होते हैं, समांतर पथ होते हैं, उनकी संख्या नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। वहीं यदि हम वेव बाइंडिंग की बात करें तो इसके केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा 2 होती है, ये फिक्स है 2। और लैप बाइंडिंग का हम यूज करते हैं हाई करंट के लिए और लो वोल्टेज के लिए। यदि हम वेव बाइंडिंग की बात करें तो इसका हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए। तो ये दोनों की दोनों लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का एप्लीकेशन भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी है डीसी जनरेटर के लिए वो हम किससे उसको डिनोट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी है तो अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट हमें कुछ इस तरीके देखने को मिलती है। चूंकि आउटपुट जनरेटर है तो हम लोड के अक्रॉस देखेंगे आउटपुट को, तो लोड के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, जो V मिलेगा और I मिलेगा। और इनपुट पे क्या है, मैकेनिकल पावर हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, मैकेनिकल पावर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, EG इंटू आई, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। चूंकि जनरेटर के केस में ये इनपुट हो गया और आउटपुट ये फाइनली लोड के अक्रॉस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट पावर, ऊपर क्या है आउटपुट पावर, ये पावर है, ये भी पावर है, दोनों पावर है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के केस में जो ब्रशेस होते हैं कम्यूटेटर पे रिमेन इन कांटेक्ट विद कंडक्टर विच लाइज अंडर द इंटरपोल रीजन, यानी कि जो ब्रशेस होते हैं कम्यूटेटर में वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं कंडक्टर के, जो कि इंटरपोल रीजन से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंटरपोलर, देखो चाहे इंटरपोलर वाइंडिंग या इंटरपोल वाइंडिंग हो, है ना, चाहे आर्मेचर वाइंडिंग हो, दोनों ही सही है, दोनों से ही कम्यूटेटर कनेक्ट होता है। इंटरपोलर वाइंडिंग में मान लो यदि करंट, इंटरपोलर वाइंडिंग जैसे ये है तो करंट की डायरेक्शन अगर आई इस डायरेक्शन में, तो आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है ना। जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, अंदर की बता रहा हूँ मैं। इंटरपोलर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। और इंटरपोल वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं,
और सिमिलर वे में जो कम्यूटेटर है वो भी आर्मेचर वाइंडिंग से सीरीज में कनेक्ट होता है ना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लाई अंडर द इंटरपोलर रीजन। अगला क्वेश्चन है विच विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस फॉर 5 किलोवाट डीसी मशीन। देखो तो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है। वाइंडिंग मैक्सिमम हो सकती है 0.5। देखो यहाँ पे तो सब वैल्यू अधिक है, तो इस केस में जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हम रेजिस्टेंस नहीं रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, है ना। तो 0.15 ओम क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है फॉर सेल एंड डीसी जनरेटर, है ना। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो नो रिलेटिव लॉस इन सेल एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इन जनरेटर। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस हमें जनरेटर में देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा रिलेटिव लॉस हमें सेल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो ऑप्शन सही है, जबकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो ये हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। द इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज मोर देन सेल। अगर डीसी जनरेटर की इफिशियंसी की बात करें तो इसकी 50% के आसपास इसकी इफिशियंसी देखने को मिलती है। वहीं अगर हम सेल की बात करें, सेल की बात करें ये 70 से लेकर 90% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो इस केस में डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी हमेशा कम होगी, किससे, सेल से। तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो गया, ठीक है ना। डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, तो अगर ये ऑप्शन गलत है तो हमें गलत ही सेलेक्ट करना था। और सेल इज स्टेशनरी डिवाइस एंड जनरेटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी सही है। मतलब हमें इनकरेक्ट गलत वाला देखना है, ऑप्शन सही है ये। बाकी सेल चेंजेज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर चेंजेज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। अच्छा, जो सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये ऑप्शन सही होगा, बी गलत है ना। जनरेटर है वो चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल। द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज मोर, ये गलत, इज मोर देन सेल। अरे ये मतलब ऑप्शन तो सही है ये, लेकिन हमें गलत को टिक करना है ना, तो इसको नहीं करेंगे। ये तो सही ऑप्शन है, गलत को टिक करना है। तो गलत ऑप्शन तो हमारा यही है, क्योंकि जो एफिशिएंसी डीसी जनरेटर की होती है 50% है लगभग, और ये 70 से 90% है। तो फाइनली डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी यहाँ पे लेस होना चाहिए था। लेस अगर यहाँ पे हो जाएगा तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही में सेलेक्ट करना था। बाकी के जो ए, सी और डी है ये तीनों के तीनों सही स्टेटमेंट है ना, जबकि ऑप्शन जो बी है वो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए किसी डीसी जनरेटर के लिए। सिंप्लेक्स टर्म यहाँ पे यूज किया गया है और लैप बाइंडिंग का यूज किया गया यहाँ पे। तो इसमें क्या सही है, तो टोटल आर्मेचर करंट जो होगी वो नंबर ऑफ पोल और करंट पर पैरेलल पाथ होगी, क्योंकि जो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उसी हिसाब से पैरेलल पाथ हमें देखने को मिलेंगे। और यदि जैसे मान के चलो एक पैरेलल पाथ हमारा ये है, दूसरा पैरेलल पाथ हमारा ये है, और तीसरा पैरेलल पाथ हमारा ये है, और चौथा पैरेलल पाथ हमारा ये रहा, कुछ इस तरीके से समझो, ठीक है ना। ये टोटल करंट हमारी कुछ ये जा रही है यहाँ से। अब यदि इस वाले आर्मेचर सर्किट में, यानी कि इस वाले में यदि 2 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें भी 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो हमसे पूछा ये गया है टोटल आर्मेचर करंट यानी कि आईएम कैसे निकालेंगे। तो आईए में क्या है, देखो जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। लैप बाइंडिंग है तो ए बराबर में पी होगा, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर ए और पी की हम देखें तो नंबर ऑफ पोल हो गए, यानी नंबर ऑफ पोल यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कंसीडर कर सकते हैं, और प्रत्येक पाथ में कितना करंट जा रहा है वो हो जाएगा। तो देखो ए बराबर में पी है, यानी कि पी बराबर में ये हो जाएगा, तो पैरेलल पाथ कितने हैं, 4 हैं, है ना। और करंट पर पैरेलल पाथ तो इंटू 2 कर देंगे तो 8 एम्पियर आ गई। तो टोटल करंट कितनी हो गई, 8 एम्पियर आ गई। इस फॉर्मूले से भी देख लो आप, तो 8 एम्पियर टोटल करंट हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो पार्ट 7 यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम क्या है। समझ पा रहे होंगे आप। देखो ये तो पूरा रोटर हो गया, है ना, ये कूलिंग फैन लगा हुआ है यहाँ पे,
इसके बाद ये जो स्लिप रिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, कम्यूटेटर देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो कम्यूटेटर लगाया है, एक कम्यूटेटर से ब्रश कनेक्टेड है ये। तो एक ब्रश ये है, एक ब्रश ये है, दो ही ब्रश यूज होते हैं जनरली, तो दो ही ब्रश हैं। तो फाइनली इससे जो 7 पॉइंट है वो पूछा गया था, तो क्या है, ये हमारे कार्बन ब्रशेज है ना। इसी के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं करंट को, या फिर करंट देते हैं सप्लाई, एज अ सप्लाई के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि 4 पोल जनरेटर है और ये वेव बाउंड है ना, वेव बाउंड है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन। और इसमें जो आर्मेचर के कंडक्टर है उनकी संख्या 1020 है, और हमें वोल्टेज जनरेट बताना है, क्योंकि जनरेटर है चूंकि, तो जनरेट वोल्टेज कितना हो जाएगा 5ZNP/60 इंटू ए, है ना। और मशीन जो है वो ड्राइव हो रही है कितने स्पीड से, 1500 आरपीएम पे। तो तो फ्लक्स पर पोल कितना है 7 मिली वेबर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जनरेटेड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। पर पोल पे फ्लक्स कितना है 7 मिली वेबर, है ना। तो 7 इंटू 10⁻³ ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं आर्मेचर के, दैट इज 1020, और इसके जो आरपीएम है दैट इज 1500, और नंबर ऑफ पोल यानी कि पी, यदि हम पोल देखें तो 4 हो जाएगा। वैसे ए को पी से काट सकते हैं क्योंकि पी बराबर ए होता है, लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 इंटू ए की वैल्यू 4 है, तो 4 से 4 कट गया सीधा, 0 से ये 0 गया, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, तो ये बच गया हमारा, नीचे का पूरा टर्म गायब हो गया, ठीक है ना। 2 0 हमारे ये गए, है ना, और इसको उड़ा देते हैं, तो आगे 0.7 कर देते हैं, क्योंकि एक 10⁻⁻1 बचा, तो 0.7 हमने आगे कर दिया, इंटू 17 इंटू 15, है ना। इसी तरीके से होगा ये। इसके बाद इसको हम देखेंगे, तो इसको एक काम करो, 7 इंटू 17 इंटू 1.5 पीछे कर लो, पॉइंट आगे इसको पूरा रहना, तो इसको 1.5 कर ले। 10 का जो इनवर्स है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1, है ना, इनवर्स 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 3/2 हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं इसको हम। 17 51, 51 7/2, 7 एकम 7, 7 बना 35, 351/2, 17 दूनी 34, एक बच रहा है ना। तो यहाँ पे जो जो आंसर आएगा हमारा निकल के वो 175 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये लैब बाउंड के लिए आएगा, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया है, पोल की संख्या हमने यहाँ पे 4 रखी है ना, पैरेलल पाथ की संख्या क्या रखी है 4 रखी है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 रखना चाहिए, है ना, 2 रखेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बाकी क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लैब बाउंड और वेब बाउंड थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार, तो इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार किस तरीके से होगा ये, है ना। वो जो मैंने किया था वो लैब बाउंड के लिए सही था, लेकिन वेब बाउंड के लिए करके देखते हैं आप। 7 इंटू 10⁻³ इंटू 1020 नंबर ऑफ कंडक्टर, एन बराबर में कितना है 1500 आरपीएम, और पोल की संख्या कितनी है 4 है, अपॉन 60 इंटू 2, है ना। अब आएगा सही आंसर हमारा। 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 सत्ते पहले 17 हमारा ये बच रहा है, और 17/2 हो जाएगा, है ना, 17/2 ये हो जाएगा, तो 2 दूनी हम 4 ये काट सकते हैं इसको, है ना। तो फाइनली बचता हमारे लिए क्या है 7 इंटू 10⁻³ इंटू 17 इंटू 1500 का 2 में गुणा कर देंगे 3000 हमारा आंसर, मतलब आंसर नहीं मतलब वैल्यू आ जाएगी। तो 3 0 से 3 0 ये कट गए, है ना। 17 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 7 से 49, 7 एकम 7, 7 4 11, तो 119 हमारा ये आ गया यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 3 से, तो 3 में 27, 3 एकम 3 2 5, है ना, 3 एकम 357 वोल्ट, दैट इज ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू को, बस वैल्यू पहचानना आना चाहिए अपन को, बाकी सब तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें स्पीड कंट्रोल मेथड को बताना है जो फिगर में दिखाया गया है इस सर्किट में। ये कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड है, तो देखो इसमें क्या है, करंट को डीसी सप्लाई हमने यहाँ दी है, ये सप्लाई दी है डीसी, और हमने करंट को यहाँ से क्या डाइवर्ट कर दिया है, एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ हमने ये स्विच की सहायता से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये क्या है, ये डाइवर्टर मेथड है। कौन सा है, फील्ड डाइवर्टर मेथड, क्योंकि फील्ड यही है हमारी
तो ये फील्ड डाइवर्टर मेथड हमारा देखने को मिलता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, करंट को फील्ड से कम करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, जो करंट है उसी पे फ्लक्स डिपेंड करेगा, और हम जानते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई होता है। अब करंट ही यदि हम फील्ड में से कम कर दें, मान के चलो हमने करंट की वैल्यू फील्ड से कम कर दी, क्योंकि करंट दो भागों में बट गई, कुछ करंट यहाँ जाएगी I1, कुछ करंट यहाँ जाएगी I2, तो फाइनली जो इसमें से पहले करंट फ्लो कर रही थी उसकी वैल्यू तो घट गई। तो जब आई का वैल्यू घटेगा फील्ड में से, यानी कि सिंपल सी बात क्या, फाई का वैल्यू घटेगा। यदि फाई का वैल्यू घट गया ना, फाई का वैल्यू घट गया ना, चूंकि हमें पता है फाई और जो एन है इसका इनवर्स रिलेशन है, अगर ये वैल्यू घट गया तो ये स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो फील्ड डाइवर्टर मेथड का हम यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल अबव द बेस स्पीड, स्पीड कंट्रोल अबव द बेस स्पीड, इसके लिए यूज करते हैं इसका, है ना। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुल लोड आर्मेचर करंट 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर के लिए 50 एम्पियर है, तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितनी होगी यदि आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम हो जाए। तो पहले तो हम देखेंगे क्या है, डीसी सीरीज मोटर है। तो डीसी सीरीज की मोटर के केस में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से समझ लो आप, ये डीसी सीरीज मोटर है ना। यदि हम इसकी बात करें तो इसके केस में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमने वी सप्लाई दी है ना, ये आर ए है, ये आर एस ई है, और बस ये सप्लाई जो हमने दी है वो कितनी है, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है, और जो डी सीरीज मोटर की जो करंट है वो 50 एम्पियर है ना। तो इसमें जो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है आर्मेचर का वो कितना है, 0.1 ओम है, 0.1। चूंकि एसी की आर एस सी की बात नहीं करी गई है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो इसका फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, वी बराबर में ई बी प्लस, यहाँ पे ई बी भी होगा ना, बैक ई एम एफ, प्लस आई ए इंटू आर ए, कुछ इस तरीके से है। हमें बताना क्या है, मैकेनिकल डेवलप पावर बतानी है ना। तो हम यहाँ से पहले ई बी कैलकुलेट कर लेते हैं, ई बी बराबर में वी माइनस आई ए इंटू आर ए। वी की वैल्यू 200 है, माइनस आई ए का वैल्यू 50 है, और आर ए का वैल्यू 0.1 है। तो 200 में से घटा देंगे हम कितने को, 5 को घटाएंगे हम, तो 195 वोल्ट हमें देखने को मिल गया ई बी। ई बी कितना है, 195 वोल्ट है। अब एक चीज बताओ आप, 50 एम्पीयर करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, तो 50 एम्पीयर करंट यहाँ भी फ्लो जाएगी होगी, है ना। तो हमें क्या होता है ना, मैकेनिकल पावर बतानी है जो डेवलप हुई है। तो देखो मैकेनिकल पावर हमेशा मतलब बैक ईएमएफ और आर्मेचर करंट को मल्टीप्लाई करके मिलेगी, है ना। तो मैकेनिकल पावर दैट इज इक्वल टू 195 मल्टीप्लाई विथ 50, है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ए बी इंटू आई ए यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो 55 25, 5 एम 45 और 2 47, और 5 एकम 5 और 4 9, ये आ गया इसका 9750 वाट, दैट इज ऑप्शन डी। तो जो मैकेनिकल पावर है, मोटर क्योंकि जो पावर डेवलप कर रही है मैकेनिकल पावर के रूप में कर रही है, तो मैकेनिकल पावर हमेशा मोटर की शाफ्ट से हमें देखने को मिलेगी। तो इसकी मोटर की शाफ्ट पावर कितनी होगी, जो बैक की है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, आर्मेचर करंट को। तो जो शाफ्ट की जो पावर है हमें वो देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट जो है उसको हम यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए, एसी टू डीसी बाय यूजिंग। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, एमजी सेट जो होता है ना, इसमें जो मोटर होती है वो इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर हम यूज करते हैं। यदि हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर हमारा देखने को मिलता है। तो इंडक्शन मोटर और प्लस डीसी जनरेटर इसके केस में हो जाएगा। हालांकि जनरेटर के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन मैं बता देता हूँ, कंपाउंड जनरेटर हम इसमें यूज करते हैं, डीसी मोटर और प्लस कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 8 पोल जनरेटर है, तो बताना है कि हाउ मेनी साइकिल ऑफ ईएमएफ आर जनरेटेड, यानी कि ईएमएफ के कितने साइकिल जनरेट होंगे अगर एक कंप्लीट रोटेशन आर्मेचर करता है तब। तो देखो ईएमएफ का जो साइकिल होता है, ईएमएफ साइकिल जो होता है एक रोटेशन में, वो डिपेंड करता है पेयर ऑफ पोल पर, पेयर ऑफ पोल, है ना, पेयर ऑफ पोल। तो देखो 8 पोल हम इसमें यूज कर रहे हैं, 8 पोल हम इसमें यूज करेंगे, 2 पोल के एक पेयर बनते हैं, यानी कि
4 पोल पेयर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ईएमएफ साइकिल पोल पेयर पे डिपेंड करता है या पेयर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें इस केस में 4 ईएमएफ साइकिल देखने को मिलेगा, 4 ईएमएफ साइकिल हमें देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं था इसमें, है ना। एक पोल पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा पोल नेगेटिव के लिए होगा, यानी कि 2 पोल मिलकर एक कंप्लीट साइकिल बनाएंगे, है ना। वो इंडिविजुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, एक कंप्लीट रोटेशन में तो वो मतलब एक एक कंप्लीट साइकिल ऐड हो जाएगी, नहीं 4 साइकिल बनेंगी हमें टोटल ईएमएफ की, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, इसको जो लोड है गिवन लोड वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, ठीक है ना। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, कुछ इस तरीके से समझ लो, ये रहा कुछ डीसी जनरेटर है कुछ इस तरीके से, है ना। ये सेपरेटली एक्साइटेड है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोड वोल्टेज है वो कितना है, 200 वोल्ट है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है। while taking a line current of 20 एम्पियर, है ना, और ये लाइन करंट कितना ले रहा है, 20 एम्पियर का ले रहा है। व्हाट इज द जनरेटेड वोल्टेज ऑफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5, जनरेटेड डीएम यानी इजी बताना है, तो इजी बराबर में क्या हो जाएगा, V प्लस आई ए इंटू आर ए, है ना। तो इजी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, V का वैल्यू कितना है 200 प्लस आई ए का वैल्यू कितना है 20 इंटू 0.5, यानी कि इजी का वैल्यू कितना आ जाएगा 210 वोल्ट आ गया। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर है जो डिलीवर कर रहा है आर्मेचर करंट को 22 एम्पियर की। तो देखो ये रहा डीसी शंट जनरेटर अपना, कुछ इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग होगी, शंट में लग जाएगी यहाँ पे, और ये 22 एम्पियर की करंट को जो है डिलीवर कर रहा है ऑन फुल लोड विद टर्मिनल वोल्टेज ऑफ, देखो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट ऑफ 22 एम्पियर, तो आर्मेचर से निकलने वाली आर्मेचर करंट 22 एम्पियर देती है ना, ऑन फुल लोड एंड फुल लोड विथ ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, वो 200 वोल्ट हमें देखने को मिल गया। यदि फील्ड करंट हमारी, यानी कि इसमें फ्लो होने वाली करंट हमारी 2 एम्पियर की है, तो बतानी है लोड पावर कितनी होगी। लोड तो देखो जनरेटर है, चूंकि ये जनरेटर है तो लोड तो हम यहाँ लगाएंगे, लोड तो हमारा इस साइड लगेगा। अब यहाँ पे 22 एम्पीयर करंट यहाँ से निकल रही है, 2 एम्पीयर करंट यहाँ जा रही है, यानी कि यहाँ पे 24 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही होगी, सॉरी 22 में 2 चलेगी तो 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही होगी यहाँ पे, है ना। कितनी करंट फ्लो हो रही है, 22 टोटल थी, 2 एम्पीयर यहाँ चलेगी तो 20 बचेगी ना। तो लोड पावर बतानी है हमें, तो देखो 200 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पे, है ना, जो प्राप्त हो रही है हमें, और 20 एम्पीयर की हमें करंट दिख रही है यहाँ पे, है ना। तो 20 इंटू 200 हम यहाँ पे कर लेंगे, तो जो पावर होगी, लोड पावर होगी, एलपी होगी, लोड पावर होगी, वो कितनी आ जाएगी 4000 वाट, या इसको हम 4 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो लोड पावर हमारी कितनी आ गई, 4 किलोवाट आ गई। दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसको हम यूज करते हैं फील्ड कॉइल के लिए, किसी भी डीसी जनरेटर के लिए। तो डीसी जनरेटर के केस में निम्न में से कौन से मटेरियल का यूज हम फील्ड कॉइल को बनाने में करते हैं, चाहे वो शंट फील्ड हो या सीरीज फील्ड हो, क्योंकि फील्ड तो एक ही रहती है, उसको सीरीज में शंट में कनेक्ट कर लेते हैं अलग अलग। तो ऑप्शन बी हमारा, सॉरी इस केस में जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, है ना, कॉपर। कॉपर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कॉपर की बनी हुई होती है जो हम यूज करते हैं फील्ड कॉइल्स। चूंकि कॉपर हम यूज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी ठीक ठाक बढ़िया होती है, तो इसलिए हम सी का यूज करते हैं, यानी कि कॉपर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो आर्मेचर एमएमएफ है किसी भी डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड पोल। बिल्कुल सही बात है, जो आर्मेचर का एमएमएफ है वो फील्ड पोल के समक्ष स्टेशनरी होगा एंड रोटेटिंग विथ रेफरेंस टू द आर्मेचर, और आर्मेचर की रेफरेंस में जो है रोटेटरी होगा, है ना। जो एमएमएफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो आर्मेचर एमएमएफ है डीसी मशीन में, वो स्टेशनरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड पोल, जो फील्ड पोल हम यूज कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट में बात करें, और रोटेटिंग होगा किसकी रिस्पेक्ट में, आर्मेचर की रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल का जनरेटर है, इसमें सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर हमने यूज किया जिसमें 45 स्लॉट है
और प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर डाले गए हैं। तो वेव बाउंड जनरेटर है, पहले हम ये याद रखेंगे इसमें। तो बताना है कि कितना वोल्ट जनरेट होगा जब इसकी स्पीड जो है 1300 आरपीएम रखी जाए और फ्लक्स पर पोल हमारा 6 मिली वेबर है। तो जनरेटेड ईएमएफ बताना है हमें, दैट इज 5Z अपॉन 60 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट हो जाएगी क्योंकि वेव बाउंड है। तो 60 इंटू 2 ये हो गया। फ्लक्स की बात करें 6 मिली वेबर है, तो 10⁻³ ये देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो देखो स्लॉट कितने हैं, 45 हैं, है ना। स्लॉट टोटल 45 है और प्रत्येक स्लॉट में 20 ही कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 इंटू 20 कर देंगे, 45 इंटू 20 इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर, सॉरी एन का वैल्यू है दैट इज 1300 आरपीएम, ये हो गया हमारा। और यदि पोल की बात करें तो पोल की संख्या हमारे 4 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 2 हो गया था। अब इसको हम देखते हैं सॉल्व करके। तो 6 इंटू, देखो 10⁻³ है ना, तो ये कट जाएगा, ये एक जीरो गया, पीछे के ये 1300 के 2 जीरो ये उड़ गए। तो फाइनली 6 इंटू 45 का गुणा 2 में कर देंगे तो 90 आ जाएगा, 45 दूनी 90 इंटू 13 इंटू 4 अपॉन 60 इंटू 2, ठीक है ना। तो 6 से ये 6 कट गया और जीरो से इसका ये जीरो चला गया, है ना। 13 चौको 52 इंटू 9, 13 चौको 52 इंटू 9 बटे 2, तो 9 दूनी 18 और 9 पना 45 और 1 46 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 234 वोल्ट। दैट इज ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आर्मेचर, किसी भी डीसी मशीन के आर्मेचर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 0.9 ओम है, देन इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। देखो 1 ओम से जो कम का रेजिस्टेंस होता है, जो लेस का रेजिस्टेंस होता है, वो हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, वो हमेशा लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर 1 ओम से कम है तो लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। यदि 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच का रेजिस्टेंस है ना, जो आर का वैल्यू है इन दोनों के बीच में है, तो इसको मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर 100 किलो ओम से ज़्यादा का रेजिस्टेंस हो गया तो उस केस में क्या कहते हैं, इसको हाई रेजिस्टेंस कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है डीसी मशीन जो कि फिगर में दिखाई गई है, तो किस तरीके की मशीन है। देखो ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट यहाँ से निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, पहले तो ये जनरेटर हो गया, इजी लिखा है नहीं, जनरेटेड ईएमएफ है इसमें, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसको डी सप्लाई हमने अलग से दी है, इसलिए सेपरेटली एक्साइटेड है। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और ये लोड हो गया, और ये करंट हो गई, लोड करंट। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फील्ड वाइंडिंग इन ए डीसी कंपाउंड जनरेटर इज इक्वल टू। तो जो फील्ड वाइंडिंग हम यूज करते हैं कंपाउंड जनरेटर में, वो 2 होती हैं, एक तो सीरीज होती है और एक शंट होती है। एक सीरीज होती है एंड एक शंट होती है। तो 2 तरीके की हम फील्ड वाइंडिंग इसमें यूज करते हैं शंट मोटर के केस में, सॉरी कंपाउंड जनरेटर के केस में। कंपाउंड यानी शॉर्ट, एक शॉर्ट कंपाउंड होता है, एक लॉन्ग कंपाउंड होता है, इस तरीके से। 250 वोल्ट डीसी जनरेटर सप्लाई 8 किलोवाट एट ए टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। ये टर्मिनल का वोल्टेज हमें गिवन है यहाँ पे, है ना। द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.6 ओम है, तो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट कितना होगा, डी जनरेटर है तो डी जनरेटर के इसमें इजी, दैट इज इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर, यही होगा। इजी की बात करें तो इजी हमें 250 वोल्ट हमें गिवन है, ठीक है। ईबी की बी की बात करें तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 230 वोल्ट है। हमें आर्मेचर करंट कैलकुलेट करना है, और आर ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, आर ए का वैल्यू 0.6 है। तो फाइनली यहाँ पे 20 बचेगा, और 20 अपॉन 0.6 दैट इज इक्वल टू आई ए, यानी कि 200/6, है ना। 6 तिया 18, 6 तिया 18, लगभग 33.33 आएगा, दैट इज 34.78 एम्पियर के नियर अबाउट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में जो वोल्टेज वैल्यू होती है वोल्टेज ड्रॉप की ब्रश कम्यूटेटर कॉन्टेक्ट के अक्रॉस, वो कितनी होती है, तो 102 किलो वोल्ट हम इसको रखते हैं। यानी कि जो हम सिंपल सी बात क्या कर रहे हैं, ब्रश कम्यूटेशन कॉन्टेक्टर में जो ड्रॉप होता है, यानी कि ब्रश ड्रॉप होता है, जो ब्रश यूज कर रहे हैं ना हम, कार्बन के बने हुए, किसके बने हुए, कार्बन के ब्रश बने हुए जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसके अक्रॉस जो ड्रॉप देखने को मिलेगा वो 2 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट होता है ना।
दोनों ब्रशों का 2 वोल्ट होता है, एक ब्रश का 1 वोल्ट होता है। एक ब्रश का 1 वोल्ट होगा, है ना, और 2 ब्रश का 2 वोल्ट होगा। ये है इसका कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है, हमें दिखाना है कि फॉलोइंग डायग्राम किसका है, हमें बताना है ये। तो देखो ई इस डायरेक्शन में है और करंट यहाँ से आउटवर्ड है, यानी कि जनरेटर है, तो जनरेटर जनरेटर ठीक है। अब इसके पास कोई शंट बाइंडिंग नहीं है, शंट फील्ड नहीं है इसके पास, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सीरीज जनरेटर हो जाएगा। तो डीसी सीरीज जनरेटर इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए प्लॉट करी जाती है किस किस के बीच में। सेपरेटली एक्साइटेड की बात कर रहे हैं हम, तो लोड टर्मिनल और फील्ड टर्मिनल वोल्टेज, है ना, लोड टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड टर्मिनल वोल्टेज, ये नहीं होगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, चूंकि यहाँ पे जनरेटर है, तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा हमें, लोड टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट। तो यही हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, प्लॉट करी जाती है सेपरेट एक्साइटेड। तो लोड टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। देखो आर्मेचर करंट तो रहेगी, आई ए के बीच में होगा और वी के बीच में होगा, है ना। तो इसके लिए जैसे हम ड्रॉ करते हैं शंट जनरेटर के लिए, तो उसके केस में क्या होता है, कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक में देखने को मिलती है, वोल्टेज डाउन होता चला जाता है ना, आई ए आर ए ड्रॉप बढ़ जाता है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू डिनोट हिस्टेरिसिस लॉस इन डीसी जनरेटर। तो हिस्टेरिसिस लॉस की बात करेंगे हम, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, अपॉन में ये गलत है, 1.6 होना चाहिए था यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें 1.6 है, ये सही हमारा आंसर है। हालांकि इसमें नीचे बाई 3 कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें ये तो ऊपर से भी गलत है और नीचे से भी गलत है, ये तो है ही गलत और ये तो गलत है ही। अगर 1.6 होता तो कुछ हो सकता था। ऑप्शन बी में हमें सही फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। तो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट दो तरीके के लॉस होते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर होता है उस कोर को हम अलग अलग तरीके की सिलिकॉन स्टील या अलग अलग तरीके डिजाइन कर लेते हैं, है ना। तो और एडी करेंस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लेमिनेशन का यूज करते हैं, थिन लेमिनेशन या वॉनिस कोट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंट कंपाउंड जनरेटर है जिसमें आर्मेचर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड की रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर फील्ड की हो गई, ये सीरीज फील्ड की हो गई और ये शंट फील्ड की हो गई रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से है। और जो लोड करंट है वो कितनी है, वो 180 एम्पियर है। तो जनरेटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये जनरेटर बना लेते हैं हम, ये जनरेटर हो गया हमारा। और कंपाउंड जनरेटर है ना, तो इस तरीके से ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसकी जो सीरीज फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 0.03 और जो आर्मेचर है, आर्मेचर की वैल्यू 0.04 ओम है ना, इस तरीके से। और जो शंट फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है, 200 ओम, 200 ओम, इस तरीके से। अब इसमें जो सप्लाई टू ए लोड करंट 180 एम्पियर, यानी कि लोड करंट हमें कितनी है, 180 एम्पियर गिवन है, और प्लस माइनस जो लोड वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 100 वोल्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो 100 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, तो 2 एम्पियर करंट हमारी यहाँ चली जाएगी, है ना। क्योंकि जनरेटर है, ये चीज याद रखना, जनरेटर है, जनरेट कर रहा है, जनरेटर है, जनरेट कर रहा है। अब 180 एम्पियर यहाँ गई, है ना, 180 एम्पियर यहाँ गई, 2 एम्पियर यहाँ गई, यानी कि यहाँ से कितनी निकली होगी, 182 एम्पियर। कितनी निकली होगी, 182 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, हमें जनरेट यहाँ बताना है, यानी कि ईजी बताना है, ईजी दैट इज इक्वल टू वी प्लस, है ना, आई ए इंटू आर ए, है ना, और प्लस आई ए आर ए ये हो गया, और आई ए इंटू आर एस ई, है ना। यहाँ पे हालांकि आर्मेचर करंट यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 180 फ्लो कर रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ भी ले सकते थे अपन, लॉन्ग शंट कर सकते थे, शॉर्ट शंट, जैसे हमने इसको शॉर्ट शंट कंसीडर किया, इसको लॉन्ग शंट भी कंसीडर कर सकते थे अपन, यानी कि दोनों वाइंडिंग्स को हम सीरीज में भी ले सकते थे, तो दोनों के लिए भी सही होता। प्लस जो ब्रश ड्रॉप है वो 2 वोल्ट ले लेंगे, 2 ब्रश हम यूज करते हैं जनरली। तो इजी बराबर में वी का वैल्यू कितना है, 400 है, प्लस आई ए हमारे पास कितना है, 182 है,
और आर ए प्लस आर एस ही कर देते हैं, 4 और 3 7, तो 0.07 ये आ गया और प्लस 2 हमारा ये देखने को मिल रहा है। तो 400 प्लस 182.07 दैट इज 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57 है ना, 7 एकम 7, 7 5 12, तो जिस तरीके से 2 के बाद दशमलव तो ये आ गया और प्लस 2 ये आ गया। तो 400 प्लस 12 और 2 14, 14.74 हमारा ये देखने को मिल गया, दैट इज 414.74, 414.74। देखो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप ये सोचने लगो कि 0.03 में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, लगभग लगभग उतना ही आ जाएगा, लेकिन इसमें लॉन्ग शंट इसमें गिवन है ना, लॉन्ग शंट गिवन है, इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको लॉन्ग शंट में कंसिडर किया। देखो मैं बना देता हूँ एक बार फिर से, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं। लॉन्ग शंट का मतलब और शॉर्ट शंट का मतलब समझ लो एक बार आप, आंसर तो अपना आ गया है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का मतलब समझ लो। देखो ये हो गया हमारा आर्मेचर, और अगर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, शंट फील्ड हमने ये यूज करी है और सीरीज फील्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट शंट हो जाएगा। ये क्या है, शॉर्ट शंट है, मैंने जो बनाया है ना ये शॉर्ट शंट है ना। और यदि लॉन्ग शंट की हम बात करें, लॉन्ग शंट की हम बात करें तो सीरीज हमारा यहीं देखने को मिल जाएगा और पैरेलल हमारा ये देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग शंट है। और लॉन्ग शंट के लिए कैलकुलेट करना था, यानी कि जो ये जो वाइंडिंग है ना, ये जो वाइंडिंग है जो हमने यहाँ ली है ना, ये यहाँ नहीं रहेगी, ये वाइंडिंग यहाँ आ जाएगी। देखो 182 करंट तो ये निकाल ही रहा, ये वाइंडिंग ऐसी ऐसी करके यहाँ आ जाएगी, ये है। तो ये बाइंडिंग जब यहाँ आ गई तो 0.03 जो है वो यहाँ हो गया, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है 182 एम्पियर, तो ये इसका सही होगा अब, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को यदि आप याद रखेंगे तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो स्ट्रे लॉसेज हैं वो केस होते हैं ड्यू टू, यानी किस कारण से होते हैं, तो लीकेज की वजह से होते हैं, लीकेज ऑफ फ्लक्स। तो जो स्ट्रे लॉसेज होता है वो फ्लक्स की लीकेज की वजह से होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, एयर गैप को कम से कम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि फ्लक्स का जो लीकेज है कम से कम हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, बाई विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोथ जनरेटर एंड मोटर आर वर्किंग। तो इलेक्ट्रिक करंट के यानी कि विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण जनरेटर और मोटर जो है वर्क करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही वर्क हो पाता है, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन तो रहता नहीं है, मैग्नेटिकली कपलिंग ही रहती है, देखने को मिले अगर रोटर है स्टेटर इन दोनों के बीच में मैग्नेटिकली डील करते हैं आपस में, तो मैग्नेटिक के तौर पे जो है जो वर्क कर पाते हैं दोनों के दोनों। तो bearing are used for support and hold the shaft in fixed position, allow the shaft to run freely, minimize the rubbing action। हाँ, इसमें all of the above सही हो जाएगा हमारा। The number of armature parallel path in a 4-pole DC generator having lap binding that is equal to 4। लैप बाइंडिंग यूज की गई है ना, लैप बाइंडिंग यूज करी गई है, तो लैप बाइंडिंग इसमें क्या होता है, पैरेलल पाथ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, ये है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके।